हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के उन क्वेश्चंस को विच वर आस्क्ड इन मई 2025 साइकिल एग्जामिनेशन। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन ऑफ दिस सेशन। अब पार्ट वन के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडे सेशन एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द part 2 guys. So guys, be there with us till the end of these video sessions because प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इस एग्जामिनेशन की जर्नी के अंदर। बहुत सी बार ये देखा गया है कि भाई प्रीवियस ईयर से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हम लोगों को एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे तो फिर सेम ही टॉपिक से जो है वो अलग तरह का क्वेश्चन फ्रेम करके आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है गाइज। सो गाइज, आप लोगों को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से एक अच्छा खासा जो एज है वो अपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में मिल सकता है गाइज। But before moving ahead, I just want to let you know guys कि if you guys were planning to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your JIB preparation, so guys, this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with a massive price drop in its courses guys. अब आप लोगों को अगस्त 80 कोड यूज करना है और आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर गाइज कि दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 29th अगस्त टू 31st अगस्त 2025, दैट इज टिल टुडे ओनली। सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइज देखिए, मई 2025 साइकिल के अंदर जो RBWM कंपोनेंट के लिए एग्जामिनेशन फ्रेम किया गया था बाय द IIBF, बहुत से एस्पिरेंट को ये एग्जामिनेशन जो था वो टफर एंड के ऊपर फ्रेम होता हुआ देखने को मिला। अब इसका कारण क्या था कि भाई इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे फ्रॉम दिस RBWM कंपोनेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड ऑन द प्रैक्टिकल लाइंस गाइस। मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिले। अलॉन्ग विद दिस न्यूमेरिकल्स की वेटेज भी हम लोगों ने जो था वो एग्जाम के अंदर काफ़ी इस बार देखी गाइस। सो दैट इज़ वाई इस बार बहुत से एस्पिरेंट्स को जो था वो ये जो RBWM कंपोनेंट था इसके लिए जो एग्जामिनेशन रहा वो एक डिफिकल्ट लाइन के ऊपर फ्रेम होता हुआ देखने के लिए मिला गाइस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि देखिए, आप लोग अब ऐसा नहीं कर सकते कि RBWM एक ईजी कंपोनेंट है, इसको 5-10 दिन पहले पढ़ के आप लोग स्टार्ट कर लें। तो आप लोगों को एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है डिवोट करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो है वो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे गाइज। तो अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। सो गाइज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड डिलीवरी चैनल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो योर स्टेटमेंट्स आर रिटेल बैंकिंग ऑफर्स अ लिमिटेड रेंज ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स बट अ वाइड एरे ऑफ एसेट प्रोडक्ट्स। Statement 2 is a plethora of service products are available to various customer categories. Services are extended through both physical branches and technology driven electronic channels. Retail banking primarily serves small and medium businesses, not the individuals. So, your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only. So, what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 ओनली। अब देखिएगा सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, 2 and 3 ओनली क्यों है, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही हमारी सही हो जाती हैं, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल क्या रही है, रिटेल बैंकिंग ऑफर्स अ लिमिटेड रेंज ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स बट अ वाइड एरे ऑफ एसेट प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है भाई, वाइड एरे ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स जो ऑफर किए जाते हैं इन रिटेल बैंकिंग, जैसे हमारे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो देयर इज अ वाइड एरे ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अब जब भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ट्रू पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछ रहे हैं या फिर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज अ प्लेथोरा ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू वेरियस कस्टमर कैटेगरीज। बिल्कुल भाई, अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑफर करते हैं गाइस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। सर्विसेज आर एक्सटेंडेड थ्रू बोथ फिजिकल ब्रांचेज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। वाई? बिकॉज रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है वो फिजिकल चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स दोनों का यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी, कि भाई कस्टमर कैसे प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करना चाह रहा है, उसी अकॉर्डिंग फिर उसको उसी चैनल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। अब फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है रिटेल बैंकिंग प्राइमरली सर्व्स स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, नॉट द इंडिविजुअल्स।
अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ही जो है वो केटर करने का काम किया जाता है सबसे पहले। जो प्राइम टारगेट कस्टमर्स रहते हैं वो इंडिविजुअल्स रहते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, तो गाइज यहाँ से ये हमारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये फ्रेम किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों को जो है वो एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग आर ट्रू। अब यहाँ पे एडवांटेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो योर स्टेटमेंट्स आर अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड आर पॉसिबल बिकॉज कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। Credit risk is generally well diversified due to relatively small loan amounts. Statement 3 is large number of clients simplify marketing and mass selling efforts. Customers frequently switch from one bank to another leading to low loyalty. So advantages के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। Your options are 1 and 2 only, 1 2 and 3 only, 1 3 and 4 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 2 and 3 only. अब फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत क्यों हो जाती है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली स्विच फ्रॉम वन बैंक टू अनदर लीडिंग टू लो लॉयल्टी। तो भी एडवांटेज तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि अगर लॉयल्टी कम हो रही है तो इट इज अ डिसएडवांटेज। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। रेस्ट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर दी ट्रू स्टेटमेंट्स गाइस विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग भाई। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया गया है strategic business unit. Your option is cohesive unified business through scale, integrated management by objective, departmental थ्रू मैनेजर एंड चेन ऑफ कमांड। तो ये हमारे पास जो है वो अलग अलग अप्रोचेस देखने के लिए मिलती हैं हम लोगों को, बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर ऑप्शंस आर 1B 2A 3C, 1A 2B 3C, 1A 2C 3B, 1C 2B 3A। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो किसके साथ मैच हो रही है, सेकंड किसके साथ मैच हो रही है और थर्ड किसके साथ मैच हो रही है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन कैन बी मैच्ड विद बी ऑप्शन, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे जो है वो सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव वहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट की जाती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब गाइस देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो एक कोहेसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जो है वो प्रॉफिट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोहेसिव यूनिफाइड बिजनेस थ्रू स्केल। सो इट विल बी द राइट वन है। अब यहाँ पे कोहेसिव यूनिफाइड बिजनेस थ्रू स्केल का मतलब क्या है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट लाइन के थ्रू हम लोगों को प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन ओपन अप कर ली हम लोगों ने। हम लोग उसी प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को गेन कर लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है बट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे अलग अलग मैनेजर्स के द्वारा जो है उन डिपार्टमेंट्स को हेड किया जा रहा होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर। ठीक है, moving ahead, next question is evaluate the strategic rationales behind the business approaches in retail banking. Which of the following statements are correct? So यहाँ पे business approaches के regarding जो statements दी गई हैं, correct statement आपसे पूछी जा रही है। Your statements are the core idea behind the segmented approach for public sector bank with large network is to enable focus strategy for different branch classifications. Old private banks limited extent of segmentation indicates a stronger adherence to a unified corporate objective for retail operations rather than the distinct segment strategies. New generation private sector banks adoption of mixed segmented model and classification based model signifies a deliberate strategy to capture retail potential in a structured and relevant manner. Statement 4 क्या बोल रही है? The absence of specific business model on the above lines for most of the public sector banks necessarily means they lack any form of strategic planning for their retail operations guys. So your options are 1 and 2 only, 1 2 and 3 only,
2 3 एंड 4 ओनली, या फिर 1 3 एंड 4 ओनली गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी गाइस। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 2 एंड 3 ओनली। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, इसमें मेजर हम लोगों को ध्यान देना था कि सेगमेंटेड मॉडल और क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो सेगमेंटेड मॉडल के अंदर हम लोग जो है कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स एंड देयर बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स का मतलब उनकी एज, उनकी इनकम, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स को सेगमेंट कर दिया जाएगा। जबकि क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो कस्टमर्स को क्लासिफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क एंड क्रेडिट वर्दीनेस, कि भाई कितना हाई रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क कस्टमर है, या फिर मीडियम रिस्क कस्टमर है। तो अगर इनमें से किसी भी मॉडल की एब्सेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो इस फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, दैट इट मींस कि भाई उनमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को वो लैक कर रहे हैं फॉर द रिटेल ऑपरेशन। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तीनों ही स्टेटमेंट्स, रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स विल बी द करेक्ट वन गाइस, ठीक है। Next question is regarding risk and return. Which of the following statements are true when comparing retail banking and corporate banking? Your statements are: risk is more concentrated in corporate banking due to smaller customer base and high ticket size. Returns are generally higher in corporate banking because corporate clients bargain for lower rates. In retail banking, risk is widespread due to large customer base. Spreads are typically lower in retail banking across different asset classes. So your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1 2 and 3 only, या फिर 1 3 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हमारा जो रिस्क रहता है दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अब क्यों है ऐसा, वाई? बिकॉज स्मॉल कस्टमर बेस है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हाई नेटवर्थ कस्टमर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट के अंदर वो कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है। और उनका टिकट साइज भी हाई रहता है। टिकट साइज हाई रहने का मतलब क्या है कि उनके द्वारा जो लोन की डिमांड की जाएगी, जो उनके द्वारा प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाएगी, जो लोन की डिमांड की जाएगी, या उनके द्वारा जो डिपॉजिट किए जाएंगे वो काफ़ी हाई अमाउंट के डिपॉजिट रहेंगे और लोन भी हाई अमाउंट के रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिटर्न्स आर जनरली हायर इन कॉर्पोरेट बैंकिंग बिकॉज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बार्गेन एट फॉर लोअर रेट्स। नहीं भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्पोरेट बैंकिंग के केस में रिटर्न्स जो है वो हायर हैं, ऐसा बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर, बिकॉज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बार्गेन फॉर द लोअर रेट। अब अगर लोअर रेट के ऊपर जो है वो बार्गेन कर लेंगे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, तो इससे रिटर्न्स लो हो जाएंगे कॉर्पोरेट बैंक के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इन रिटेल बैंकिंग रिस्क इज वाइड स्प्रेड ड्यू टू लार्ज कस्टमर बेस। अब हम लोग जानते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होने की वजह से बहुत ही कम चांसेस हैं कि भाई ये जो n नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं ये सभी के सभी कस्टमर्स एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएं। तो इसीलिए रिस्क इज वाइड स्प्रेड गाइस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। स्प्रेड आर टिपिकली लोअर इन रिटेल बैंकिंग अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। नहीं भी, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्प्रेड इज मोर इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Next question is, which of the following statements accurately describes the characteristics of horizontally organized model and vertically organized model guys? So अगर हम लोग स्टेटमेंट वन को देखें तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है, अ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूजेस different process models for different products offering end to end solution product wise. Statement 2 क्या बोल रही है, a vertically organized model provides functionality across products with a customer database orientation and a centralized customer database. The horizontal or vertical model choice depends upon the level of customer information available in a single platform. Horizontally organized model are generally more product oriented with common customer information for most of the products. Your options are 1 and 2 only, 1 2 and 3 only, 2 3 and 4 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys, that is 1 2 and 3 only. अब देखिए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई अलग अलग डेटा सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग डेटा सेट का यूज किया जाता है फॉर डिफाइनिंग द वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइज। मतलब अगर एक बैंक के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लोन डिपार्टमेंट हो गया, FD डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट वाला एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया,
तो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग डेटा का यूज किया जाएगा फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। और वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर एक कॉमन डेटाबेस का यूज किया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे एक कॉमन डेटा सेट के थ्रू हम लोग एफडी डिजाइन कर लेंगे, इसी के थ्रू हम लोग जो है वो सेल्स का फोरकास्ट कर लेंगे, इसी के थ्रू नया प्रोडक्ट अगर डिजाइन करना है उसके बारे में डिसीजन ले लेंगे। तो एक कॉमन डेटाबेस का यूज किया जाता है इन द केस ऑफ वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल गाइस। तो हमारी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी क्यों सही हो रहा है, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल आर जनरली मोर प्रोडक्ट ओरिएंटेड विद कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन। नहीं भी, कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन का यूज जो है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में किया जाता है, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। रेस्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट one guys. So option B will be the right one here. Next question is, Innovate Tech Solution is a company that specializes in manufacturing and selling electronic gadgets. For the most recent quarter, their sale figure was 1 crore 50 lakh. The cost of goods sold for this period amounted to 90 lakh. ठीक है. Additionally, Innovate Tech incurred operating expenses including selling, general and administrative cost totaling of rupees 35 lakh. So you just need to select the appropriate answer from the given options below. Your options are, statement 1 क्या बोल रही है, Innovate Tech Solution gross profit for the quarter is 60 lakh rupees. The gross profit margin for Innovate Tech Solution is 40%. Innovate Tech Solution operating profit for the quarter is 25 lakh. The operating profit margin for Innovate Tech Solution is approximately 16.67%. So your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. चारों की चारों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। अब गाइस देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जो टोटल सेल्स है वहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो टोटल सेल्स कितनी है यहाँ पे, 1 करोड़ 50 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 90 लाख। 1 करोड़ 50 लाख में से हम लोग 90 लाख को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा विच इज 60 लाख। सो बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 50 लाख इनटू 100, इट विल बी 40%। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 60 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 35 लाख। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बन गया, 25 लाख। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया दैट इज 25 लाख, इट विल बी डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 50 लाख इनटू 100। तो यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा गाइस। सो चारों की चारों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाती हैं, दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। ठीक है। Next question is, which of the following statements accurately reflect the current challenges and strategic needs of a bank? Bank must ensure that every resource expenditure yields optimum returns, seeking the best bang for the buck. Focusing solely on reducing the cost is a sustainable strategy for long-term operational success and future preparedness. Statement 3 क्या बोल रही है, a balanced approach involves both improving operating efficiency and upgrading capabilities to meet the market demands. Statement 4 क्या बोल रही है, the banking industry is facing an environment of widening margins and rapid deposit growth. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, या फिर 1, 2 and 3 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A guys, that is 1 and 3 only. So हमारी यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि पूछा क्या था, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी रिगार्डिंग करंट चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स ऑफ द बैंक। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। वाई, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो इट इज़ अ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। देखिए भाई, लॉन्ग टर्म में अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए तो आप लोगों को कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर जो है वो सोली फोकस नहीं करना है। सोली फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर होना चाहिए। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द बैंकिंग इंडस्ट्री इज फेसिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ वाइडनिंग मार्जिन एंड रैपिड डिपॉजिट ग्रोथ। नहीं भाई, मार्जिन जो है वो लो होते जा रहे हैं, लो मार्जिन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ भी हम लोगों को जो कम होती हुई देखने के लिए मिल रही है। लोग अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रेदर देन डिपॉजिटिंग गाइस। ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी हमारी, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Moving ahead, next question is, which of the following statements regarding
कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स आर करेक्ट। अब कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। दीज कार्ड्स वर्क ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड इज कैप्ड एट ₹1,00,000। The customer can pay through a contactless card without entering a PIN for amount under ₹5,000. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो है वो कितनी रखी गई है? 5,000 रुपए रखी गई है गाइस। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, और हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। Moving ahead, next question is consider the limits and provisions for a BSBDA. BSBDA क्या है? Basic Saving Bank Deposit Account. So which of the following statements are correct? There is a specific limit on the number of deposits that can be made in a month. Second statement क्या बोल रही है? Account holders are allowed a maximum of 4 withdrawals per month, which includes ATM withdrawals. Statement 3 क्या बोल रही है? ATM cards or ATM cum debit card facilities provided with the account. Statement 4 is the BSBDA replaced the previous no frills saving bank account as per the RBI guidelines. Your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 2, 3 and 4 only. अब देखिए गाइज यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स इन अ मंथ। डिपॉजिट के ऊपर जो है कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ विड्रॉल्स के ऊपर लिमिट है, दैट इज 4 विड्रॉल्स पर मंथ इंक्लूडिंग द एटीएम विड्रॉल्स गाइस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। रेस्ट ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज एटीएम कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे ये जो BSBD अकाउंट्स थे, इन्होंने 2012 के अंदर जो था वो रिप्लेस किया था इन नो फ्रिल्स सेविंग अकाउंट को गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rahul is a 32-year-old software engineer who is working in a metropolitan city. He has recently started planning his financial future more systematically. He is currently focused on ensuring basic financial stability, planning for his safety and long-term goals, and gradually aiming for the self-actualization. Rahul begins by opening a core saving account and avails a housing loan to buy an apartment guys. He then opts for a life insurance and start a recurring deposit to build a safety net. As his income increases, he takes out a second home loan for the renovation and invest in mutual funds. SIP. SIP is systematic investment planning. Eventually, he plans to take a professional development loan for a certification course and explores the pension scheme for a long-term planning. अब ये आप लोगों के सामने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बाय स्टार्टिंग अ रेकरिंग डिपॉजिट एंड परचेजिंग लाइफ इंश्योरेंस विद लॉन्ग टेनोर एंड हाई मेच्योरिटी, राहुल इज प्राइमरली फुलफिलिंग विच कैटेगरी ऑफ नीड्स। अब हम लोग जानते हैं कि मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। तो उसी मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर अलग अलग तरह की नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अब बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, अगर जो राहुल है ही स्टार्टेड रेकरिंग डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर लेता है हाई मेच्योरिटी जिसकी रहती है, तो वो किस तरह की नीड को जो है फुलफिल करना चाह रहा है? स्टीम नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड या फिर सोशल नीड गए। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी नेम्ड टेक्नोवा which recently launched a wearable smart fitness device. Initially, the product struggled to gain traction despite aggressive एडवर्टीजिंग कैंपेन। मतलब इनिशियली जो प्रोडक्ट था उसने कोई स्पेशल जो अट्रैक्शन थी वो गेन नहीं की, हालांकि एग्रेसिव एडवर्टीजिंग कैंपेन जो थी वो रन की गई थी इसके लिए। ओवर द टाइम हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर स्टार्ट इज नोटिसिंग द प्रोडक्ट एंड इट सेल्स बिगिंस टू राइज स्टडीली। विद इन अ ईयर क्या होता है कि जो टेक्नोवा प्रोडक्ट है वो काफ़ी पॉपुलर बन जाता है अमंग द अर्बन यूथ और फिटनेस एंथुजियास्ट, जो भी इंडिविजुअल जिनको फिटनेस की काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस है, उनके बीच में काफ़ी प्रोडक्ट ये जो है वो पॉपुलर हो जाता है। हाउएवर लास्ट 2 years later, newer and more advanced fitness trackers from the competitors begin dominating the market. Now, Technova product sales started declining and loyal customers begin shifting to the other brand with better features. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इट इज अगेन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गाइस। इन विच स्टेट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
was Technova's fitness device when it was first launched with low sales and high marketing cost. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को जो है वो 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं गाइस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। तो कौन सी स्टेज में जो था ये प्रोडक्ट था जब इसको लॉन्च किया गया था, जहां पे इसकी लो सेल्स और हाई मार्केटिंग कॉस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। इसकी मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया बट सेल्स इसकी कम थी। तो ये ग्रोथ स्टेज थी, इंट्रोडक्शन स्टेज थी, डिक्लाइन स्टेज थी या फिर मेच्योरिटी स्टेज थी गाइज। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। बिकॉज इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर कस्टमर्स आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट आर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो हमारा सेल्स रहती है दैट इज लो फ्रॉम द कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट इनकर की होती है हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर, उससे कम सेल्स जो है वो प्रोडक्ट की देखने के लिए मिलती है, रेवेन्यू कम रहता है वहां पे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कस्टमर ओपन्स अ स्मॉल अकाउंट इन जनवरी 2023 विदाउट सबमिटिंग एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, दैट इज ओवीडी। अब इन दिसंबर 2023 ही अप्लाइज फॉर एन ओवीडी एंड सबमिट्स द प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन। by which month will his account remain fully operational before being blocked assuming no further documents are submitted? अगर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जाते तो कौन से मंथ तक जो है वो उसका ये अकाउंट जो है वो बिल्कुल फंक्शनल रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा? जनवरी 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025 या फिर दिसंबर 2025 गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। व्हाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर स्मॉल अकाउंट है तो उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो हम लोगों को 12 महीने की देखने के लिए मिलती है, या फिर हम लोग बोलते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी देखने के लिए मिलती है। और अगर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन वो सबमिट कर देता है कि भाई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में इसको और 12 महीने के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो दिसंबर 2023 के अंदर उसने अप्लाई किया तो और 12 साल के लिए कितना हो गया? दिसंबर 2024 का है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू थियोडोर लेविट प्रोडक्ट्स आर purely physical items, only services offered by the bank, a combination of tangible and intangible aspect defined solely by their cost. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. थियोडोर लेविट के द्वारा क्या बोला गया कि भाई प्रोडक्ट क्या है जहां पे हम लोग टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी के कंपोनेंट्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड मतलब सिंगल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, बट कम पूछे गए थे। बहुत ही इस बार जो था वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिले एग्जाम के अंदर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के थ्रू कि भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड या फिर हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि पहले क्या होता था कि बिल्कुल इसी तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे गाइस। सो इस अकॉर्डिंग हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि भाई हम लोगों को एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान में रख के जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, next question is which of the following statements is or are true about the basic saving bank deposit account? Your statements are BSBD requires minimum balance to be maintained all the times, account holders are allowed unlimited withdrawals per month, ATM cum debit card facility is available with BSBD, no charges are levied for activation of inoperative BSBD. Your options are 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 3 and 4 ओनली। अब पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि BSBD दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन ही इसलिए किए जाते हैं सो दैट बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके और इनके अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस हम लोगों को मेंटेन नहीं करना पड़ता है गाइज। और यहाँ पे अगर विड्रॉल की हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा 4 विदड्रॉल्स जो है वो अलाउ की गई हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर BSBD अकाउंट्स गाइज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर, जहां पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं गाइज। ठीक है, next question is a person opens a small account and does not apply for an OVD. After 12 months the account is still operational. What must be ensured to legally continue the operations for a ऑपरेशन फॉर अनदर 12 मंथ? मतलब अगर एक स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया गया है और उसने इंडिविजुअल ने ओवीडी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो 12 महीने के बाद उसका अकाउंट जो अभी भी ऑपरेशनल है, तो क्या बैंक को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई और 12 महीने के लिए इसको ऑपरेशनल रखा जा सके? Account holders must update address proof, KYC document must be submitted and verified, proof of application for an OVD must be submitted, monthly transaction must be reduced by half. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C कि भाई उस इंडिविजुअल को जो प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है फॉर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स गाइज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तभी स्मॉल अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो है क्या ओपन अप करते हैं,
हम लोग जो है BSBD अकाउंट ओपन अप करते हैं, बट BSBD अकाउंट तभी ओपन अप किया जाएगा जब बेसिक सर्विसेज जो हो कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होगी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा गाइस, ठीक है। Next question is, who has been authorized to perform the function of Central KYC Record Registry, that is CKYCR? Your options are Reserve Bank of India, Central Registry for Securitization, Asset Reconstruction and Security in Trust of India, Security and Exchange Board of India, या फिर National Payment Corporation of India. So कौन जो है वो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री की जो फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर करता है, उनको ऑथराइज करता है, ठीक है, ठीक है। यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ CKYCR गाइस, ठीक है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज सरसई भी हम लोग इसको बोल देते हैं। सो इट इज अगेन डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Priya opens a saving bank account. She expect to access her account online, withdraw cash from ATMs 24/7 and receive SMS updates after each transaction. The bank ensures that all these features are available in the product she selects. मतलब ये सभी फीचर्स उसको प्रोवाइड किए जाएं प्रिया को बैंक के द्वारा. The features are based on what customers usually expect, not necessarily as a additional perks. The features included in Priya's account are best described as a part of which product level? Generic product, augmented product, potential product या फिर expected product guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is expected product. अब जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो बहुत ही जनरल अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जो बेसिक हमारे रहते हैं प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं हमारे जेनरिक प्रोडक्ट गाइस। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो ये हो गए हमारे जेनरिक प्रोडक्ट गाइस। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनके अंदर हम लोग उन फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर्स जो है मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई प्रिया ने एक सेविंग अकाउंट जो ओपन अप किया है, तो अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करना चाहती है, 24/7 मैनर के अंदर वो ट्रांजेक्शन करना चाहती है, विड्रॉ करना चाहती है कैश को, और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए SMS की अपडेट उसको मिले। तो दीज आर दी बेसिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ कस्टमर, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट गाइस। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? जहाँ पे हम लोग जो है वो कस्टमर्स को बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जो फीचर्स प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे ब्रांचलेस बैंकिंग, मतलब किसी भी ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट ओपन अप कर लो, किसी भी ब्रांच से उसको एक्सेस कर लो, तो इसको बोलेंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट को हम लोग प्रोडक्ट फॉर टुमारो भी बोल देते हैं गाइस। जैसे कैशलेस विड्रॉल फ्रॉम द ATMs। अब जब ATMs नए नए आए थे तो उस टाइम के ऊपर किसी को नहीं पता था कि बिना डेबिट कार्ड के भी ATM मशीन से कैश को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे पोटेंशियल प्रोडक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Moving ahead, next question is, a financial institution launches a new investment product without thorough market research. The product fails to attract customers and results in a financial loss. So किस तरह का रिस्क जो है रिफ्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे? क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क गाइज। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिजनेस रिस्क गाइज। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जहाँ पे बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है रीपेमेंट करने से, उस वजह से जो रिस्क राइज होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जहाँ पे हम लोग जो है रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं जिस वजह से हम लोगों को रिस्क बियर करना पड़ता है। मार्केट रिस्क क्या होता है? जहाँ पे एक बैंक के द्वारा जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है, अगर मार्केट रेट में फ्लक्चुएशन आ जाती है, उस वजह से जो रिस्क राइज होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? जहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन जब फेल हो जाते हैं, उस वजह से जो रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल रिस्क गाइस, ठीक है। Moving ahead, next question is, if a borrower has a total credit exposure of less than 5 crore in a banking system, which of the following statement is true? The borrower cannot open a current account under any circumstances. The borrower may open current account freely but must inform the bank once the exposure reaches 5 crore or more. Only CC or OD accounts are allowed. No current account can be opened. Only the lead bank can open a current account. So what should be the right answer here? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। अब एक इंडिविजुअल है जिनका बैंकिंग सेक्टर से जो एक्सपोजर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर से उसने ऑलरेडी 5 करोड़ से ज्यादा का लोन अगर ले लिया है, तो उस केस में जो है वो अगर यहाँ पे 5 करोड़ से कम का लोन है एक इंडिविजुअल का, तो अगर वो लोन का जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा, तो उस केस में इंडिविजुअल को जो है वो पर्टिकुलर बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उस बैंक के द्वारा फिर उसका जो है वो करंट अकाउंट ओपन अप कर लिया जाएगा कि भाई मेरा अकाउंट का जो एक्सपोजर है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम वो 5 करोड़ से एक्सीड कर चुका है, तो ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कस्टमर को, और उसके बाद फिर उसका करंट अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जा सकता है गाइस, ठीक है। Next question is, which of the following statements is or are true regarding the operations of a minor saving account as per the RBI guidelines?
सो माइनर सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग लगभग हर बार यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला है गाइस एग्जाम के अंदर. Your statements are: the minor must be at least 10-year-old to open and operate the account independently. The minor must be able to read and write any language and understand the banking rules. The account must be signed and operated by a guardian only. Photograph and proper introduction of the minor are mandatory for account opening. Your options are 1, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. अब देखिए गाइज, आरबीआई के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि भाई जो माइनर्स जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है, ठीक है, उनके द्वारा इंडिपेंडेंटली भी अपने अकाउंट को जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है. हम लोग जो है वो वहाँ पे गार्डियन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं रहेगी. दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. अब दिस इज द रीसेंट गाइडलाइन गाइज, तो आप लोगों को इसका ध्यान में रखना है भाई, ठीक है. बाकी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हो जाती हैं कि भाई मिनिमम 10 ईयर जो है एक इंडिविजुअल की एज होनी चाहिए, ठीक है, अगर उसने अपना माइनर अकाउंट जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है. देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, तो कई बार गाइज क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को आंसर देखने के लिए मिल जाएगा. बस आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो आराम आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है. क्योंकि देखिए ये तीन दोनों ही स्टेटमेंट आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों को समझ आ रहा है कि भी दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है. यहाँ पे ऑप्शन ए इसीलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: मिसिस डिसूजा इज 81 years old with an annual interest income of 4.8 lakh from a fixed deposit. She approaches the bank to avoid TDS on her interest income. Is she eligible to submit form 15H? No, she is overage for 15H. Yes, because super senior citizens are exempt up to rupees 5 lakh. Yes, but only if the income is under 2.5 lakh. No, only salaried individual can submit the form. अब देखिए guys, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, इन दोनों का यूज किया जाता है टू रिक्लेम द अमाउंट जो कि टीडीएस के तौर पे काट लिया गया था उन इंडिविजुअल्स का जो कि एक्चुअल में टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो मिसिस डिसूजा हैं वो 81 ईयर्स ओल्ड हैं. इट मींस शी इज़ अ सुपर सीनियर सिटीजन. तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में हम लोग जानते हैं कि भाई अगर उनको एफडी के थ्रू या फिर जो उनके डिपॉजिट से उनके थ्रू अगर इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम होती है अगर वो 5 लाख से कम है, सो दे कैन अप्लाई, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर देयर डिडक्शन ऑफ टैक्स गए. सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई हाँ वो फॉर्म 15H का यूज़ कर सकते हैं. फॉर्म 15G जो है वो यूज़ किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा whose एज आर बिलो 60 ईयर्स. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर बिकॉज 5 लाख तक जो है एग्जम्पशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन गाइज. Moving ahead, next question is: a borrower construct a house with bank finances and now seeks additional funds for structural modification. Which financing route is most suitable under the RBI guidelines? So he can apply for a top-up personal loan, take a gold loan to avoid the regulatory scrutiny, avail supplementary finances within overall ceiling for alteration or repair, या फिर ऑप्शन डी इज लिक्विडेट द ओरिजिनल लोन एंड टेक अ फ्रेश हाउसिंग लोन. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. तो अगर एक इंडिविजुअल जो है मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है अपने घर के स्ट्रक्चर के अंदर, सो ही कैन अवेल द सप्लीमेंट्री फाइनेंसेस विद इन द सीलिंग, ओवरऑल सीलिंग फॉर अल्ट्रेशन और रिपेयर. तो अल्ट्रेशन और रिपेयर के लिए जो ओवरऑल सीलिंग है एक पर्टिकुलर बैंक की, अब ये बैंक टू बैंक वेरी करती है गाइज, तो उस सीलिंग को ध्यान में रखते हुए एडिशनल जो सप्लीमेंट्री फाइनेंसेस हैं उनकी रिक्वेस्ट की जा सकती है बाय द बोरोवर गाइज. Next question is: under central sector interest subsidy, what is considered the moratorium period for which the interest subsidy is applicable? So interest subsidy जो है वो applicable है, ठीक है, मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम. अब ये मॉरेटोरियम पीरियड क्या है यहाँ पे स्कीम के अंदर? कोर्स पीरियड ओनली, ठीक है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन, 1 ईयर आफ्टर लोन सेंक्शन, कोर्स पीरियड प्लस 2 years ग्रेस गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन. अब एजुकेशन लोन के केस में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है पर्टिकुलरली जो हमारी मॉडल एजुकेशन स्कीम है, मॉडल एजुकेशन स्कीम के अंदर हम लोग ये देख पाते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी अवेल की जा सकती है अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम. मॉरेटोरियम पीरियड क्या रहेगा? जो कोर्स का ड्यूरेशन है, जैसे बीटेक अगर कोई कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, तो बीटेक 4 साल की होती है, तो 4 साल प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन, इट इज द मॉरेटोरियम पीरियड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हॉलीडे पीरियड भी बोल देते हैं गाइस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: अ कस्टमर नोटिस दैट हिज लोन एप्लीकेशन इज अप्रेज्ड मोर लीनियंटली compared to his colleague
even though they applied for the same loan at the same branch. The manager explains that it is due to his long standing relationship with the bank and clean repayment record. This approach reflects characteristic of which model? Centralized model, branchless banking model, standalone model या फिर AI based model guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is a standalone model. अब guys देखिए standalone model के अंदर कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा कि किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल के लोन को प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर लंबे टाइम से एक बैंक के साथ जुड़ा हुआ है उसकी एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बैंक के साथ जुड़ी हुई है, उसका लॉयल्टी फैक्टर भी बैंक के साथ एसोसिएटेड है। तो कस्टमर उसको और ज़्यादा वैल्यूड फील करवाने के लिए जो है वो उसके जो लोन की प्रोसेसिंग है हो सकता है उसको जल्दी प्रोसेस कर दे। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे होता है? स्टैंडअलोन मॉडल के अंदर। दूसरा इसका अपोजिट क्या है? सेंट्रलाइज्ड मॉडल, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो है वो लोन को प्रोसेस किया जाता है। कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे जो है वो वेरी नहीं करता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स रहते हैं लोन को प्रोसेस करने के लिए, और एक प्रॉपर टर्न अराउंड टाइम देखने के लिए मिलता है इन द सेंट्रलाइज्ड मॉडल। हालांकि स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर एंड प्रेफरेंस ऑफ बैंक और ब्रांच, हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग देख पाते हैं गाइज। मूविंग अहेड, next question is which of the following statements are true regarding credit card usage limit and charges? Credit card have a fixed usage limit known as card limit. Cash withdrawal through ATMs are always interest free. Overall card limit can be used without additional charges except for cash withdrawals. Finance charges on the cash withdrawal depend upon the frequency of withdrawal. Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only. So ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई थी तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम आर ऑलवेज इंटरेस्ट फ्री। नहीं भाई, इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड के केस में। इसके अलावा हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है? फाइनेंस चार्जेस ऑन द कैश विड्रॉल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है भाई, ये डिपेंड करता है कि आपने आज अगर फंड को विड्रॉ किया तो अगर उसको कितने टाइम में आप लोग जो है रीपे कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो फंड विड्रॉ किया जा रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ लोन गाइस, तो उसको रीपे कितने टाइम में किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई फाइनेंस चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे और कितने लगेंगे गाइस। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है हमारी। सो हमारी यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत हो जाती हैं, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं दोज आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is false as per the PPI guidelines? PPI क्या है? Prepaid instruments guys. Open PPIs allow transfer to pre-registered beneficiary up to rupees 1 lakh per month. Fund transfer limit for non-pre-registered beneficiaries 50,000 per month. Semi-closed PPIs do not permit cash withdrawal. All PPIs must have a minimum validity of 1 year from last loading or reloaded late. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. बी हमारा जो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए लिमिट कितनी रखी गई है? 10,000 रुपये रखी गई है, ना कि 50,000 रुपये। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे पूछा भी क्या गया था? फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ को ब्रांडिंग। अब अगेन false statement is asked here. It helps increase the market share and customer loyalty. It enables retailers to leave a stronger impression on the customers. It eliminates the need for partnership with a payment network like Visa or MasterCard. It enhances exposure and builds the brand awareness. So false statement यहाँ पे पूछी गई है guys. Right answer will be option number C. तो ऑप्शन नंबर सी हमारी जो गलत स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है एलिमिनेट कर दे रहा है पार्टनरशिप को विद द पेमेंट नेटवर्क लाइक वीजा और मास्टर कार्ड। तो भी एलिमिनेट नहीं किया जाता। को ब्रांडिंग के अंदर होता क्या है कि जो कार्ड इशुअर है, कार्ड इशुअर जो है और जो कार्ड इशुइंग बैंक है, इसके अलावा हमारी जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, इनके बीच में जो है एक कोलैबोरेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिससे मल्टीपल काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और बैंक का जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होता है, कस्टमर्स की लॉयल्टी इंक्रीज होती है गाइस। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द penal interest rate applicable for delayed credit by the destination bank in ECS. ECS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग बल्क के अंदर जो पेमेंट कर पाते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सो अगर यहाँ पे जो डिलेड क्रेडिट देखने के लिए मिलता है कि भाई एक पर्टिकुलर बैंक के एंड से जो है डिले देखने के लिए मिल रहा है कि भाई
बल्क में जो थी वो पेंशंस डिपॉजिट की जानी थी, बट वो डिपॉजिट नहीं की गई, डिलेड क्रेडिट देखने के लिए मिल रहा है, तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी उस बैंक के ऊपर? आरबीआई एलएएफ रेपो रेट ओनली, आरबीआई एलएएफ रेपो रेट प्लस 1%, आरबीआई एलएएफ रेपो रेट प्लस 2%, आरबीआई बैंक रेट प्लस 2%. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is RBI LAF repo rate plus 2%. Again a factual question guys, LAF क्या है? Liquidity Adjustment Facility guys. Moving ahead, next question is, as per the RBI regulatory framework, who is responsible for reporting lending sourced through direct lending apps to credit information companies? सो जब भी डायरेक्ट लेंडिंग ऐप्स के थ्रू जो है वो लेंडिंग की जाती है, तो इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी रहती है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को. डायरेक्ट लेंडिंग ऐप्स खुद करेंगी रिपोर्टिंग, डायरेक्ट ये या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हो रिपोर्टिंग करेंगे, रेगुलेटेड एंटिटीज रिपोर्टिंग करेंगी, या फिर बोरोअर रिपोर्टिंग करेंगे. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेगुलेटेड एंटिटी. अब ये रेगुलेटेड एंटिटीज के अंदर हमारे बैंक्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आ जाती हैं. So these are responsible for reporting any kind of lending to the customer with the help of direct lending apps. तो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इन रजिस्टर्ड एंटिटीज को विद द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का, सो दैट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक ट्रैक रख पाए कि भाई कहाँ कहाँ से जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं इन पर्टिकुलर कस्टमर्स को. नेक्स्ट इज, what type of ATM transaction may attract an interchange fee under the NFS network? Cash withdrawal, balance inquiry, pin change, mobile recharge. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3, all 4, या फिर only 1 guys. So what should be the right answer here guys? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब पिन चेंज करने पे या फिर मोबाइल रिचार्ज पे किसी भी तरह के हमारे जो इंटरचेंज फी है वो चार्ज नहीं की जाएगी अंडर द एनएफएस नेटवर्क. एनएफएस क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क, जिसके थ्रू मल्टीपल बैंक्स के एटीएम्स को जो है वो आपस में नेटवर्क करने का काम जो है वो किया जाता है गाइस. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, कि भाई अगर कैश का विड्रॉल किया जाता है या फिर बैलेंस की इंक्वायरी की जाती है तो उस केस में इंटरचेंज फी जो है वो लगाई जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? योर ऑप्शंस आर एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिनिस्की, जॉन मैकार्थे, या फिर जियोफ्रे हिंटन गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन मैकार्थे. अगेन डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोगों से हर बार की जो एग्जामिनेशन साइकिल है वहां पे फ्रेम किया जा रहा है गाइस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a loan of rupees 50,000 at 6% annual interest for 24 months, find the monthly EMI. EMI is equated monthly installment. तो EMI के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला रहता है दैट इज P इंटू R इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू द पावर n माइनस 1 गाइज. सो इसी फॉर्मूला के अंदर जो हम लोग इन वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो हम लोग इसको 0.06 कर लेंगे क्योंकि ये एनुअल है. ईएमआई के अंदर हम लोग जानते हैं कि भाई मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है. 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग जो है आर की जगह पुट ऑन कर लेंगे. एन क्या है? 24 मंथ, तो एन की जगह 24 आ जाएगा. और यहाँ से जब हम लोग इन सारी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, वी विल बी गेटिंग द आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 2211 गाइस. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. Next question is, which of the following statements are true regarding the siphoning of funds? Your statements are, it refers to using borrowed funds for purposes unrelated to borrower's operation. It must always involve misuse of more than 50 lakh. The act can harm the financial health of the borrower or lender. The judgment of siphoning is based on the objective facts and case circumstances. Your options are 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer guys? The right answer will be option number A, that is 1, 3 and 4 only. Second statement क्या बोल रही है कि भाई it must always involve misuse of more than 50 lakh. तो भाई कोई भी यहाँ पे लिमिट जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि भाई इतना अगर अमाउंट का मिसयूज होगा तभी उसको साइफनिंग ऑफ फंड बोला जाएगा. सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. रेस्ट अदर स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट वन गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द बैंक्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ द रीपोजेस्ड प्रॉपर्टी? सो जब भी वैल्यूएशन और सेल की जाएगी रीपोजेस्ड प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो उस केस में क्या कुछ जो बैंक के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बैंक मस्ट कंडक्ट सेल ऑफ रीपोजेस्ड प्रॉपर्टी इन अ लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. द बैंक हैज अ राइट ऑफ सेट ऑफ एंड लीन ओवर ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द बोरोवर even in the joint account. Any surplus from the sale of property will be retained by the bank under all circumstances. The bank may close deposit prematurely and apply a penal rate of interest. Your options are 1, 2 and 4 only,
2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above guys. So what should be the right answer here? Option A will be the right one. अब guys यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी सरप्लस फंड बैंक को रिसीव होता है बाय द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो उस सरप्लस फंड को जो है वो इंडिविजुअल बोरोअर को जो है वापस दे दिया जाएगा, ना कि उसको रिटेन करेगा बैंक गाइज. सो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर. Next question is, a borrower has filed a suit against a bank for the deficiency of services and breach of contract. The bank approaches the debt recovery tribunal seeking the recovery of dues. अब क्या debt recovery tribunal जो hear कर सकता है borrower के claim को for deficiency of service or breach of contract? So your options are yes, DRT can hear all claims related to banking disputes. No, DRT cannot hear the claim of deficiency of service or breach of contract. Only if both parties agree to it. Yes, but only after referring to the civil court. So what should be the right answer? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर. अब गाइस देखिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो उन फंड्स को रिकवर करने की कोशिश करता है जिन फंड्स की वैल्यू 20 लाख या फिर इससे ज़्यादा की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, और बैंक्स के द्वारा जब रिक्वेस्ट किया जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को. अब ये जो हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, इनके रिगार्डिंग जो क्लेम्स हैं उनको डीआरटी जो है वो डील नहीं करता है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोन फास्ट इनकॉर्पोरेशन इज अ मॉर्टगेज लेंडर विद a large portfolio of residential home loans. They are looking for a way to free up capital and reduce their credit risk. They decide to use a financial practice that involves packaging some of their similar home loans into new financial product, which they then sell to the investors. A new legal separate entity is created specifically for this purpose. Which of the following best describes the initial steps taken by this particular organization in the securitization process according to the securitization process section guys? Your options are establishing a special purpose vehicle first, transferring all their assets to the new entity, segregating loan, lease and receivables into relatively homogeneous pool, selling individual loans directly to the third party investor. So what should be the right answer here? ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. अब देखिए गाइस, सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हम लोग जानते हैं कि भाई जब भी सिक्योरिटाइजेशन जो है वो की जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूलिंग करते हैं अलग अलग तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स की. फिर उन पूल्ड डेट्स को हम लोग जो है वो रीपैकेज करते हैं, देन वी सोल आउट इट टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर. सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा अलग अलग तरह के जो फाइनेंशियल मतलब अलग अलग तरह के जो होम लोन्स थे, उनको जो है वो उनको पहले पूल किया जा रहा है. अलग अलग तरह के जो उनके पास कैपिटल्स थी, ठीक है, रेजिडेंशियल होम लोन्स थे, उनको पूल किया जा रहा है. उसके बाद उनको पैकेजिंग की जा रही है. तो पहले होमोजीनियस पूल एक क्रिएट किया जा रहा है गाइस. Moving ahead, next question is, Agrofinance Bank specializes in agricultural loans. They are planning to securitize a portfolio of their loan to free up the capital. Their portfolio includes a set of 50 agricultural loans with each with an original maturity of 18 months. The total book value of these loans is 10 crore. A set of 30 agricultural loan each with the original maturity of 30 months. The total book value of these loans is 8 crore. A few bullet repayment agricultural loan with a tenure of 20 months. अब बेस्ड ऑन द MRR क्या है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू मस्ट एग्रो फाइनेंस बैंक रिटेन फॉर द सेट ऑफ 50 एग्रीकल्चरल लोन्स विद एन 18 month ओरिजिनल मेच्योरिटी? योर ऑप्शंस आर 24 month, 24%, 10%, 5% एंड 20%. So what should be the right answer here? Option C will be the right one guys. That is 5%. It is again a factual based question. देखने में ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप लोगों को ये पता है कि भाई कितनी मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट की जो है वो हम लोगों को गाइडलाइंस के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं उस केस में कितनी रिटेंशन करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की जो है वो MRR हम लोगों को जो है वो रिटेन करनी पड़ेगी, तो इट विल बी अ इजी क्वेश्चन फॉर यू गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a registered or simple mortgage, the registration of deed of mortgage must occur within how many months from its date of execution? 1 month, 2 month, 3 months या फिर 4 month guys. So what should be the right answer? Option A will be the right one here. Why? बिकॉज देखिए, रजिस्टर्ड या फिर सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान लो आप लोग एक घर के लिए जो है वो लोन ले रहे हैं. अब इस घर के लिए आप लोन ले रहे हैं और इसी घर को आप लोगों ने क्या कर दिया, एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास दे दिया कि भाई अगर मैं लोन को रीपे ना करूं तो इस बैंक के ऊपर जो है वो आप जो है पोजीशन ले सकते हैं. इसको बोला जाता है रजिस्टर्ड और सिंपल मॉर्टगेज. यहाँ पे आप लोग जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वो ये सारी सिक्योरिटी करने का जो प्रोसेस है इसको फुलफिल करते हैं गाइज. तो जिस दिन ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज जो है वो साइन होती है, उसके 1 महीने मतलब जिस दिन ये मॉर्टगेज जो है वो साइन होती है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के कितने टाइम के बाद
हमारा 1 महीने के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए इस पर्टिकुलर डीड ऑफ मॉर्टगेज की गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ हाउसिंग लोन, if a housing loan involves an equitable mortgage, which two specific letters are listed being required for the appraisal process? अब यहाँ पे ऑप्शंस है, हाउसिंग लोन एप्लीकेशन और अप्रेजल फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी, टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर हाउसिंग फाइनेंस एंड गारंटी एग्रीमेंट विल बी रिक्वायर्ड, इक्विटेबल मॉर्टगेज इंटेंट लेटर एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज कंफर्मेशन लेटर विल बी रिक्वायर्ड, या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द बोरोवर टू हिज और हर एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड। So what should be the right answer guys? Right answer will be option number C, that is equitable mortgage का जो इंटेंट लेटर है वो रिक्वायर्ड रहेगा, और इक्विटेबल मॉर्टगेज का कंफर्मेशन लेटर विल बी रिक्वायर्ड। इक्विटेबल मॉर्टगेज और जो हमारी रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है उसमें फ़र्क क्या है कि जो नॉर्मल मॉर्टगेज है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाया जाता है, उसके थ्रू जो है वो हम लोग अपने जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो एज ए सिक्योरिटी देते हैं बैंक को। जबकि इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीधे जो अपने घर के कागज़ हैं, जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, जो टाइटल डीड है उसी को दे दिया जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे कोई फॉर्मल कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, कोई कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है गाइज। सो दिस इज इक्विटेबल मॉर्टगेज, और इस केस में इक्विटेबल मॉर्टगेज का जो इंटेंट लेटर है और जो कन्फर्मेशन लेटर है दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द अप्रेजल प्रोसेस गाइज। सो ये आज हमारा ये डिस्कशन जो है वो आज यहीं तक हमारा ये डिस्कशन रहेगा गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन, तो गाइज आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एडुटैप के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज नाम का जो टैब है वो देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। आफ्टर दैट यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, और यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा गाइज, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स दैट इज IND-IFS, PPB, RBWM और AFM, चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, हमारे कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक सिंगल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो आप लोगों को सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कम टाइम में आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन को जो है वो अप्रोच करना है, या फिर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज MCQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज मास्टर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन गाइज। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइज कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं, सो गाइज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को फ्लैट 80% डिस्काउंट अभी मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड August 80, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 29th to 31st August, that is till today only. So guys have a look on these master courses and live crash course अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं with respect to your JIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session guys. I hope इस सेशन के थ्रू नाउ आप लोगों को जो है वो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो RBWM कंपोनेंट से जो है वो फ्रेम किए गए थे इन द May 2025 साइकिल एग्जामिनेशन गाइज। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।